हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे जा रही है लाइफ आपकी और पढ़ाई भी। तो आज हम लोग एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एलिंगम डायग्राम के बारे में। बहुत बढ़िया ट्रिक से देखेंगे एंड श्योरली इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है तभी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इससे पहले एलिंगम डायग्राम को स्टार्ट करूं उससे पहले छोटा टॉपिक हो रहा है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटलर्जी इसी से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई मैं इसी के साथ करवा रहा हूं आपको। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटलर्जी का मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में और मेटलर्जी में क्या रिलेशन है। वो चैप्टर था ना थर्मोडायनेमिक्स 11th वाला, ठीक है, 6th चैप्टर था। अभी 12th वाला 6th चैप्टर है मेटलर्जी, इनमें क्या रिलेशन है ये बात है। तो देखिए वहां पे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट क्या होता है? डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, या इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। एंड डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। तो जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है ना वो ये रहता है चेंज इन एंट्रोपी, वो देखेंगे। तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉसिबल है ग्रेटर देन जीरो आ जाए, डेल्टा जी की वैल्यू पॉसिबल है इक्वल टू जीरो आ जाए, पॉसिबल है लोअर देन जीरो आ जाए। डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है? वो तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इक्वल टू जीरो होने का मतलब वो तो जीरो ही है। और डेल्टा जी लोअर देन जीरो होने का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या आ गई है? नेगेटिव आ गई है। समझ लो बात को। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आ गई है तो इसका मतलब समझिए जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती, या नॉन फिजिबल, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है इट मींस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। भाई जिस स्पीड से रिएक्टेंट बनेगा प्रोडक्ट बनेगा एक ही स्पीड है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एक ही रहने वाली है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी थी बात और यही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन फिजिबल है। तो कई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें डेल्टा जी जो होता है ना पॉजिटिव आता है, बट हमें इस रिएक्शन की जरूरत है। तो हम उन रिएक्शंस में क्या करने वाले हैं? हम लोग उन रिएक्शन में उसकी उनकी कपलिंग करवाएंगे, मतलब उनके साथ कोई ऐसा जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, सो दैट की ओवरऑल नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? मतलब आपके पास एक केमिकल है ए, उसकी डेल्टा जी आ रही है पॉजिटिव, मतलब उसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके साथ हम बी जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है डेल्टा जी की, सो ओवरऑल नेगेटिव आ जाए और रिएक्शन वो पॉसिबल आ जाए। ये सब फंडा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं एलिंगम डायग्राम की। एलिंगम डायग्राम बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगा, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें होता क्या है? हम लोग ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। मैंने एक ग्राफ बनाया, मान लीजिए ये है। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, और दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। ये है डेल्टा जी, ये है टी टेम्परेचर डेल्टा जी। अब इसमें आप लोग समझो कि क्या फंडा होने वाला है, इसमें क्या हो रहा है। हम इसको बोल देते हैं डेल्टा जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या करनी है हमने? हम बना रहे हैं Ms प्लस O2 गिव्स MO। मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाना हम लोग चाहते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसको ऑक्साइड बनाना चाहते हैं। तभी हम देखेंगे ना ऑक्साइड बन सकता है कि नहीं, फिर उसकी रिडक्शन करके देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बनेगा। फोकस कीजिए। अब ये जो है इसको बोल देते हैं हम लोग ए पोर्शन। ए पोर्शन ये पार्ट ए है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहने वाली है?
जीरो रहने वाली है। अब ये जो पोर्शन है इससे ऊपर है, जीरो से ऊपर जा रहा है, ये जो पोर्शन है इसको हम बी बोल देते हैं, पार्ट बी या पार्ट सी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, जो दिल करे वो कर लो, इसको बोल देते हैं बी। तो ये जीरो से नीचे है, मतलब यहां पे डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है भाई, यहां पे डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए अभी इसको तो हमें डिस्कस नहीं करना जहां पे डेल्टा जी जीरो है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं जो इस पैरेलल वाली लाइन से ऊपर है, जो इस पैरेलल वाली लाइन से नीचे है, ठीक है। इस पैरेलल वाली लाइन से नीचे वाले को चलते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं पार्ट बी है ये। पार्ट बी में क्या हो रहा है, फोकस कीजिए, पार्ट बी में एम एस प्लस O2 जो है, एम एस प्लस O2 मेटल की जो ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, मेटल ऑक्साइड जो बन रहा है वो इस पैरेलल वाली लाइन से नीचे, इस केस में बी वाले केस में, तो यहां पे डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब अगर आप बात करो इतने इंटरवल की, तो मेटल की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और वो रिएक्शन हो सकती है। अगर इसका रिवर्स माने, इसका रिवर्स क्या होगा, मेटल ऑक्साइड को डीकंपोज करो, ठीक है, एम एस प्लस O2 बनाओ। अब देखो अगर इसकी फॉर्मेशन जो है स्पॉन्टेनियस है ना, तो इसकी डीकंपोजिशन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी, सिंपल है। और ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कंफ्यूज नहीं होना बेटा बिल्कुल भी, ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगली बात कर लेते हैं पार्ट सी की, इसको हमने सी पार्ट माना था। बात करते हैं पार्ट सी में क्या हो रहा है। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में ये है भाई, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाना चाह रहे हैं। एम एस प्लस O2 गिव्स MO, मेटल ऑक्साइड बना दिया। अभी यहां पे आप फोकस करो, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, और गिव्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो वो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो सर क्या करें, इसका उल्टा करो, इस रिएक्शन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बट अगर इसका ऑक्साइड किसी तरह बना लो तो वो जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमएस प्लस O2 में। अगर देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड पॉजिटिव है ना, तो डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये रिएक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रहेगी। क्या रहेगी भाई, स्पॉन्टेनियस। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताना जरा, सिंपल है कि नहीं है, ओके ओके है ना, सिंपल सा था कि पार्ट बी की बात करें, ये जो नीचे वाली बात है यहां तक बात करें, तो यहां तक हम ऑक्साइड बनाना चाह रहे हैं ना, तो ऑक्साइड बहुत आसानी से बन सकता है, क्योंकि डेल्टा जी क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इसका रिवर्स करोगे, अगर इस वाले पोर्शन के लिए आप उल्टा देखना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। पार्ट सी में चलते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड बनाना चाह रहे हो तो ये पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ, अगर आप इसका उल्टा कर देते हो तो वो चीज क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी, डेल्टा जी, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ जाता है। इसको चिपकाओ, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक और ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो ये है कि मतलब हमने बनाया है, ये तो पैरेलल है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, और एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आपको दिखाई दे रहा है इन सब की ऑक्सीडेशन हो रही है। जब इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये किसी दूसरे पे रिडक्शन भी करेंगे, देखना, और इनका ही हम लोग यूज करते हैं फॉर एज रिड्यूसिंग एजेंट, आप नोटिस करोगे। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और क्यों है। हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट ए को। फोकस कीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन से, कि पार्ट ए में क्या हो रहा है भाई, सी से CO बन रहा है। अब बना कैसे होगा, कार्बन सॉलिड स्टेट में होगा, हाफ ऑक्सीजन लिया होगा, उससे एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है। मैंने आपको जब ये वीडियो स्टार्ट करी तो मैंने बोला एंट्रोपी जो है ना वो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस। रैंडमनेस मींस जिसमें पार्टिकल बढ़ते चले जाते हैं। हमने कहा था ये जो यूनिवर्स है हमारा रैंडमनेस में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है,
ठीक है, ये तो पूरा एक ही हो गया ना। अब यहाँ पे करो तो आप 2 3 बन जाएंगे। ठीक है, और गैस में तो और भी ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। तो गैसेस फेस की रैंडमनेस सबसे ज्यादा हो जाती है। हमें ये चेक करना है कि कितनी हुई है। यहाँ पे आप क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस फेस चेंजेस, कितने चेंज आए हैं। वो कैसे निकलेंगे, प्रोडक्ट वाले माइनस रिएक्टेंट वाले। प्रोडक्ट में कितने गैसेस है, 1। रिएक्टेंट में कितने गैसेस है, हाफ। मतलब टोटल जो आया है हाफ आया, बट ये डेल्टा, ये जो आया है डेल्टा एन, ये पॉजिटिव आया है क्योंकि बना आपका 1 है और लिया था आपने आधा। गैसियस फेस में और ज्यादा गए हैं, मतलब रैंडमनेस यहाँ पे डेल्टा एफ जो गई है वो पॉजिटिव हुई है। रैंडमनेस जो है वो बड़ी है। कंफ्यूज मत हो ना, अभी आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ गई। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये देखो हमने केस डिस्कस किया कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो पार्टिकल्स गैस के दूर दूर होते जाएंगे। टेम्परेचर की वैल्यू भी पॉजिटिव में बढ़ रही है, डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव में बढ़ रही है। इनकी वैल्यू जब पॉजिटिव में बढ़ती है तो ओवरऑल तो वो नेगेटिव ही आएगी भाई। अगर मैंने 100 लिखा तो -100, अगर मैंने 100 से इनको 200 कर दिया तो -200। डेल्टा जी क्या होता जा रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में क्या होती जा रही है, नेगेटिव फेज में इंक्रीज होती जा रही है। और नेगेटिव फेज में अगर इंक्रीज होती जा रही है तो रिएक्शन क्या बनेगी, स्पॉन्टेनियस बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, स्पॉन्टेनियस बनेगी। तो याद रखना, अगर आपको कभी भी देखना हो कि स्पॉन्टेनियस का ग्राफ कैसे होता है तो वो कुछ ऐसे होता है। डेल्टा जी में और टेम्परेचर में अगर ऐसे ग्राफ बना है, इट मींस वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। वो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने से स्पॉन्टेनियस होती चली जाएगी। आगे समझ में ठीक है, नहीं मैं दोबारा समझा रहा हूं, एक बार देखो। अगले वाले देख लो आप, AC प्लस CO2 वाला। देखिए फोकस कीजिए, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में क्या हो रहा है, सी से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। अब ये हुआ कैसे होगा, कार्बन सॉलिड स्टेट में आपने ऑक्सीजन जोड़ा होगा गैसेस फेस में, और इससे क्या बन गया होगा, CO2, ये भी गैसेस फेस में होता है। आपको डेल्टा एन जी निकालना है, चेंज इन मोल्स इन गैसेस फेस। कितने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के कितने हैं गैसेस मोल्स 1, रिएक्टेंट के कितने हैं, तो सॉलिड है ना, ये कितने 1, तो 0। तो मतलब जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ना वो बढ़े ना वो घटे, एंट्रोपी ना कम हुई ना ज्यादा हुई, ठीक है, वो 0 रही है। जो डेल्टा एस की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी जो आएगा वो 0 आएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 0 ही आएगी भाई, इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ये आने वाला है भाई। एंट्रोपी कब बढ़ती है, जब गैस के पार्टिकल ज्यादा हो, क्योंकि गैसेस पार्टिकल में सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है, उसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा टूट जाते हैं। रैंडमनेस बढ़ती है यूनिवर्स में, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, बट यहां पे ना बढ़ी ना घटी, उतनी ही रही। तो रिएक्शन क्या जाएगी अभी, इक्विलिब्रियम में जाएगी। तो इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसे रहता है, मैंने अभी तो बताया था, इक्विलिब्रियम में ऐसे जाता है ग्राफ। ये डेल्टा जी वर्सेस टी का जो ग्राफ है, इसमें कुछ ऐसे जाने वाला है। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, पार्ट सी की। फोकस करना, बहुत ही सिंपल है। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या है भाई, CO से क्या बन रहा है, ये CO2 बनेगा। CO से क्या बन रहा है, CO2। अब ऐसे तो बन नहीं गया होगा CO से CO2, कुछ किया होगा ना। CO में क्या जोड़ा होगा, CO में क्या जोड़ दिया होगा भाई, हाफ O2 जोड़ दिया होगा। हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, तभी ये बन गया होगा CO2। ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है। क्लियर। तो अभी चेक करो आप, क्या हो रही है भाई CO प्लस। अभी देखो, अभी यार कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो गैस ही होती है ना, तो ये एक हो गया। अब आपको डेल्टा एन जी निकालना है, डेल्टा एन निकालना है, कितने गैसेस फेस में मतलब कम गए हैं, रिएक्टेंट ज्यादा गए हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं 1, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं 1 प्लस हाफ, 1 एंड हाफ, 1 माइनस 1 एंड हाफ, तो क्या होगी -1/2। मतलब गैस के पार्टिकल्स कम हुए हैं, मतलब वो जुड़ गए हैं। रैंडमनेस मतलब दूर दूर जाना होता है। अब 1.5 से 1 बन रहा है,
तो उधर रैंडमनेस कम हुई है, यानी डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। और डेल्टा एस अगर डिक्रीज हो रहा है ना, तो डेल्टा जी जो है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज का मतलब वो पॉजिटिव जा रहा होगा, और पॉजिटिव जा रहा है तो मतलब वो रिएक्शन क्या बन रही है भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस बन रही है। क्या बन रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो याद रखना नॉन स्पॉन्टेनियस का जो ग्राफ बनेगा हमेशा ऐसा बनेगा, डेल्टा जी वर्सेस टी में। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोबारा बता रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 बनाया, कैसे बना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल, हाफ मोल ऑफ O2, आपने उनको जोड़ा तो 1 मोल ऑफ CO2 बना होगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया तो आपका है -1/2। -1/2 के अकॉर्डिंग बात करें तो मतलब रैंडमनेस डिक्रीज हुई है, एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। एंट्रोपी जितनी डिक्रीज होगी डेल्टा जी की वैल्यू इतनी इंक्रीज होगी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो मतलब रिएक्शन क्या बन रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस बन रही है। क्लियर होता है। चलो देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक नया ग्राफ दिखाई दे रहा होगा आपको, वैसे तो सेम ही है, ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगला फंडा क्या है, आप यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना के दिखा रहे हो, या आपने जिंक ऑक्साइड का ग्राफ बना के दिखा दिया। तो यहाँ पे ये इनको कट करता जा रहा है, इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। इन पॉइंट्स पे कट करने का मतलब क्या है, इन पॉइंट्स पे कट करने का मतलब ये है कि जो जिंक ऑक्साइड बना रहे हो आप उसकी रिडक्शन करना चाह रहे हो, तो इसकी रिडक्शन तो, इसकी ऑक्सीडेशन तो बहुत ऊपर होगी या हो रही है जैसे भी, तो ये इनकी रिडक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं। जो जिंक ऑक्साइड आपने बनाया इनको आप यूज कर सकते हो रिडक्शन के लिए। सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल बिल्कुल, कि जिंक ऑक्साइड जो आप बना रहे हो उनकी रिडक्शन के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। आपने देखो, एलिमेंट प्लेस्ड लोअर इन डायग्राम कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की जगह XYZ कुछ भी होता, जो उससे नीचे है, मान के चलो ये ग्राफ ऐसे ना हो के ऐसे निकल जाता, मान के चलो कि कोई दूसरा एलिमेंट है उसके लिए कुछ ऐसे निकल गया, मतलब अभी इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर सकता रिड्यूसिंग एजेंट का काम, उसके लिए जो इससे नीचे है, जो नीचे वाले होते हैं ना, वो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं हमेशा। अब बात यह कि आपने प्रायोरिटी किसको देनी है। एक फेमस क्वेश्चन बनता है फॉर द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपने देखना है जो सबसे नीचे है वो उसके लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर आपको एलिंगम डायग्राम ना दे रखा हो तो आपको वैल्यू दे सकते हैं डेल्टा जी की, जिसकी वैल्यू डेल्टा जी के लिए जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, समझते हो ना, इसका मतलब उतनी आसानी से उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, उतनी आसानी से वो दूसरे पे रिडक्शन कराएगा। और जितने कम टेम्परेचर पे होती है किसी में, बात करो अब कार्बन मोनोऑक्साइड पे ऑक्सीडेशन कितने टेम्परेचर पे होती है, T1 पे, ठीक है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड कितने टेम्परेचर बनता है, T2 पे। और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कितने टेम्परेचर बनता है, T3 पे। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर क्या है, ऑब्वियस T1 है, T1 सबसे कम है, फिर T2 है, फिर T3 है, इन पे जाकर तब होती है। तो समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो भाई, आपने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। जिंक ऑक्साइड लिया तो आपने इसमें क्या डाल दिया, कार्बन डाल दिया, ठीक है। अगले केस में आपने क्या कर दिया, जिंक ऑक्साइड पे क्या डाल दिया, जिंक ऑक्साइड पे CO डाल दिया। ये तो चलो इक्विलिब्रियम केस को तो डिस्कस नहीं करते, इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बनेगा, जब जिंक ऑक्साइड में आपने कार्बन डाला तो ये बन जाएगा Zn प्लस Cu, मेटल की रिडक्शन होगी। और जब जिंक ऑक्साइड पे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड डाला तो बन गया Zn प्लस CO2। दोनों केस पॉसिबल है। अब बात यह कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे। अब देखो, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड कम टेम्परेचर पे बन रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बन रहा है, और उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू अब देखो ऊपर जा रही है ना, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। डेल्टा जी की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, यहां पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू देखो तो वो भी कम है, समझ रहे हो। तो आप किसको यूज करोगे, जो कम टेम्परेचर पे जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाए। कम टेम्परेचर पे जल्दी से कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो आप किसको प्रेफर करोगे भाई, कार्बन को हमेशा। आपसे वाई नहीं पूछा गया, ठीक है। अगर वाई पूछा जाए तो सिंपल आप लिख सकते हो, बिकॉज इट ऑक्सीडाइज एट लोअर टेम्परेचर। और हम हमेशा किसको, देखो हाइयर टेम्परेचर का मतलब क्या है कि हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अब ज्यादा देना पड़ेगा तो खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। खर्चा कौन ज्यादा करना चाहता है आजकल के टाइम में, सब ये सोचते हैं खर्चा कम हो जाए, है ना। सुपरविजन बैच में भी क्या है, कम फीस है, उसमें से भी यही सोचते हैं कि बच्चे और कम हो जाए, और कम हो जाए। ये अलग बात है, वो होती नहीं है। चलो फंडा क्लियर है।
तो रिड्यूसिंग एजेंट आप सिलेक्ट कर लोगे। रिड्यूसिंग एजेंट जो भी किसी ऑक्साइड से नीचे है, किसी मेटल ऑक्साइड से नीचे है, वो सब उसकी रिडक्शन कर सकते हैं, वो सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। बेस्ट कौन सा होगा? जो कम टेम्परेचर पे कर सकता है। वो आपने देखना है कि हाँ यार कम टेम्परेचर किसको देना पड़ रहा है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपको ये बोल दिए फिक्स है, तो आप देखोगे क्या डेल्टा जी की वैल्यू सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है। ये सिंपल सा है एलिंगम डायग्राम एमी डेरिवेटिव। चिपकाओ इसको। कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ, और शेयर तो करने ही आपको बताइए। चलिए।